अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग ट्रांजिस्टर में क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ये आपके यूपी पीसीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक प्रश्न ये है कि एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE की गणना करना है, जबकि बीटा का मान यानी धारा लाभ बीटा का मान 100 दिया हुआ है तथा आधार धारा IB का मान 20 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। तो IE का मान ज्ञात करना है। तो अभी इसी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम लोगों को मालूम है कि कॉमन एमीटर का धारा लाभ जो है बीटा होता है। कॉमन एमीटर, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कॉमन एमीटर मोड में धारा लाभ बीटा होता है और ये बीटा बराबर क्या होता है बेटा? चूंकि चित्र आपका यहाँ बना दे रहे हैं, देखिए कॉमन एमीटर है बेटा। तो अगर हम लोग NPN ही ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, ज़्यादातर NPN ट्रांजिस्टर का प्रयोग अधिक करते हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि होल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता सबसे अधिक है और उसमें भी NPN में भी जो है हम लोग कॉमन एमीटर का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। तो यही आपका एमीटर है, इसे हम लोग कॉमन कर देते हैं। ये आपका बेस है और ये आपका जो है कलेक्टर है। तो ये हो गया कलेक्टर C, ये हो गया आपका बेस B और ये हो गया इमीटर E। तो इसे हम लोग जो है ऐसे परिपथ बनाया, ऐसे जो है ये कॉमन कर दिया। अब हमारा एमीटर जो है दोनों परिपथ में कॉमन हो गया, इसे अर्थ कर देंगे। ऐसे अर्थ हो गया। इधर से आपकी इनपुट सर्किट हो गई, ये इनपुट इधर से देंगे और इधर से आउटपुट लेंगे। आउटपुट सर्किट हमारी कौन सी है? तो आउटपुट सर्किट हमारी हो गई बेटा CE और ये किस वायस में रहेगी? रिवर्स वायस में रहेगी। और इनपुट सर्किट हमारी कौन सी हो गई? इनपुट सर्किट हमारी हो गई BE यानी बेस इमीटर। ये परिपथ हमारा इनपुट हो गया, ठीक है ना। और ये जो है किस में रहेगा? फॉरवर्ड वायस में रहता है, ऐसे रहता है। अब इन लोगों की वायसिंग जो है हम लोग इकट्ठे कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? इनकी वायसिंग VCC माने एक जगह से नियंत्रित कर देते हैं। तो जैसे यहाँ से बेटा ऐसे हम लोग कर देते हैं। एक यहाँ जो है मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस रेजिस्टेंस को कहेंगे RC। क्या कहेंगे? कलेक्टर रेजिस्टेंस। और एक यहाँ से जो है हम लोगों ने बेस में मान लीजिए लगा दिया, ऐसे बेस में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं जिसे हम लोग कहेंगे R1। क्या कहेंगे? R1। और एक यहाँ भी रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं जिसे आपने कहा R2। क्या कहा? R2। कुछ समझ में आ रहा? और यहां से बेटा चाहे यहां से
चाहे यहाँ से आप सप्लाई दे दें चाहे ऊपर से सप्लाई दे दें। यहाँ से आपने प्लस सप्लाई दे दिया, क्या किया, प्लस सप्लाई दे दिया और इसे जो है बढ़ा दिया, मान लीजिए कि ये हो गया आपका माइनस। अब यहीं से बेटा सप्लाई सब में आएगी, आपके बेस में आएगी। एक संधारित्र यहाँ लगा देते हैं, इसे क्या कहेंगे, सीबी, बेस कैपेसिटर। सीबी का मतलब हो गया आधार में लगा बेस कैपेसिटर। एक यहां पर लगा देंगे संधारित्र, इसे हम लोग कहेंगे कलेक्टर कैपेसिटर, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस हम लोग यहां भी लगाते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे आर ई, इमीटर रेजिस्टेंस, क्या कहेंगे, आर ई, एमीटर रेजिस्टेंस। और यहीं से बेटा ये ई मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये इमीटर है तीर वाला, और यहाँ से हम लोग बाईपास कर देते हैं ऐसे एक संधारित्र और लगा देते हैं ऐसे, जिसे कहते हैं सीई, क्या कहेंगे। यही प्रश्न जो है इस में भी पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास, यही है एमीटर बाईपास संधारित्र या धारिता, चाहे इसी को धारिता कहिए अथवा संधारित्र, ये वाला पूछ रहा है कि ये क्यों लगा। तो यही बेटा आपका जो है इस तरह से ये आपका परिपथ बना, और ये किसका बना, एनपीएन ट्रांजिस्टर का, किसका बना, एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। और इसमें कौन सा कॉमन है, आपका इमीटर कॉमन। तो ये सी मोड में है, किस मोड में, कॉमन एमीटर मोड, सीई मोड। अब आपको जानकारी के लिए मालूम है कि सीई मोड का प्रयोग बेटा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसी का करते हैं, क्योंकि आपने उससे देखा बेटा कि हम लोग जो है सीई मोड की बात कर रहे थे, कॉमन एमीटर मोड में धारा लाभ बीटा, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ तीनों अच्छा मिलता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में हम लोग कॉमन एमीटर मोड का या कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का या फिर कॉमन एमीटर विन्यास का प्रयोग करते हैं। यानी ट्रांजिस्टर का जब प्रयोग करेंगे बेटा तो उसका इनपुट सर्किट में इमीटर और इधर आउटपुट सर्किट दोनों में इमीटर ई को कॉमन कर देंगे, तो उसी को शॉर्ट में कहेंगे सी मोड या सी कॉन्फ़िगरेशन या सी विन्यास। और ऐसा जब करते हैं बेटा तो हमें तीनों लाभ, धारा का भी प्रवर्धन अच्छा मिलता है, वोल्टेज का भी प्रवर्धन अच्छा मिलता है। धारा लाभ आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि 50 से 100 ऐसे मिलता है, वोल्टेज लाभ भी अच्छा मिलता है, शक्ति लाभ भी। बाकी आपको ये बताया गया कि कॉमन बेस, जिसमें आधार को, इस बेस को कॉमन कर देते हैं, उसमें जो है धारा लाभ बहुत पुअर है, 1 से भी कम है, 0.98 है। अतः वह केवल वोल्टेज का लाभ देगा, वोल्टेज का प्रवर्धन करेगा और शक्ति का प्रवर्धन करेगा। कॉमन बेस वाला धारा का प्रवर्धन नहीं कर पाता। ऐसे ही कॉमन कलेक्टर यानी सीसी वाला वोल्टेज लाभ उसका जो है 0.98 है, यानी 1 से कम है, तो वो वोल्टेज का प्रवर्धन नहीं कर पाता है, वो केवल धारा लाभ और शक्ति लाभ देता है। लेकिन आपका जो कॉमन एमीटर वाला ट्रांजिस्टर है ये तीनों का प्रवर्धन करता है, इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये सर्किट आपने देख लिया, VCC माने एक जगह से आपने दे दिया, और इधर बन गया इनपुट सर्किट आपकी फॉरवर्ड बायस बन गई, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस बन गई। अब जो है इसमें धारा लाभ बीटा बराबर, आपको मालूम है कि आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। तो ये धारा तो जो है कॉमन है, इसलिए इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है। तो आउटपुट धारा IC है और इनपुट धारा IB है। तो इस तरह से धारा लाभ बराबर आउटपुट धारा लिख दे रहे हैं फिर से, आउटपुट करेंट
बटे इनपुट करंट होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इनपुट करंट लिख देते हैं और आउटपुट करंट को हम लोग कहेंगे IC, ये है। और इनपुट इधर से जा रही है, ये इनपुट सर्किट है, इनपुट इधर से जा रही है IB, तो लिख देंगे IB। अब इसी में आपके प्रश्न में जो है IB का मान दिया 20 माइक्रो एम्पियर, तो 20 माइक्रो एम्पियर को हम लोग लिखेंगे IB बराबर जो है दिया है बेटा, IB बराबर 20 माइक्रो एम्पियर बराबर 20 गुणे 10 के घाते -6 एम्पियर। ठीक है ना, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के घाते -6 एम्पियर होता है, तो इतना हो गया 10 के घाते -6, अथवा 20 के बटे 1 के आगे 6 जीरो से भाग दें, कितना, हाँ। अथवा इसी बात को आप लिख सकते हैं IB बराबर, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 बटे 10 के घाते 6। इस भिन्न को बेटा माने ऐसे अगर लिख दें 10 के घाते -6 को हर में ले आ दें तो ये +6 हो जाए, बराबर हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 बटे 1 के आगे 6 जीरो, कितना, इतना। ये है अभी एम्पियर, और 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। कितने मिली एम्पियर? तो इतना एम्पियर आया, या इसी में 1000 से गुणा कर दें तो अब ये बन गया मिली एम्पियर। ठीक है ना। अब देखिए 1000 का ये 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो। अब 20 में 1000 से भाग दें तो 1 जीरो यहाँ भी काट देते हैं, ये कट गया। अब 100 से भाग देंगे तो कितना मिली एम्पियर आ गया? हाँ, तो IB बराबर आ गया 0.02 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है ना। चूंकि आंसर मिली एम्पियर में दिया है इसलिए हम लोगों ने भी इसे माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी में मान रख दें, बीटा का मान 100 दिया है तो यहाँ बीटा के जगह पर 100 बराबर आउटपुट करंट IC बटे इनपुट करंट IB का मान इतना दिया हुआ है। हम लोगों ने 20 माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट किया, इतने में आ गया, तो बटे आ गया 0.02। ठीक है ना भैया। इसलिए IC बराबर कितना हो गया, या बेटा लिखेंगे पक्षांतर करेंगे, IC बराबर हो जाएगा 100 गुणे 0.02 बराबर हो गया 2 मिली एम्पियर। IC का मान आ गया 2 मिली एम्पियर और IB का मान ये है और IC का मान ये आ गया। अब हम लोग जानते हैं करा IE का मान बताइए, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि IE बराबर होता है IB प्लस IC। अब IB का मान आपका ये है, IB का मान 0.02 है तो लिख लें 0.02 प्लस IC का मान ये है आपका 2 मिली एम्पियर, तो 2 बराबर इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.02 मिली एम्पियर। यही IE का मान, एमीटर धारा IE की गणना करनी थी, ये आ गया इतना मिली एम्पियर, ये आपका आंसर है। बोलिए भाई, क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आपके यूपी PCL में पूछा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता या संधारित्र किस लिए, यही है एमीटर बाईपास संधारित्र किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को मालूम है बेटा कि संधारित्र क्या काम करता है, तो हम लोग जानते हैं संधारित्र का प्रतिघात, इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। संधारित्र का जो प्रतिघात होता है
संधारित्र का प्रतिघात, प्रतिघात को कहते हैं रिएक्टेंस, इसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसे बेटा एक्सी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी ओम का, ये फार्मूला। अब अगर हम लोग जो है एसी की बात करें तो एसी हेतु कितना ओम में आ रहा, इसे प्रतिघात कहेंगे, प्रतिरोध नहीं कहेंगे, मापेंगे ओम में ही, अंग्रेजी में रिएक्टेंस कहेंगे, पूरा कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस या संधारित्र का प्रतिघात। तो इतना अवरोध ये उत्पन्न करेगा। तो एसी के बहाने में कितना अवरोध उत्पन्न करेगा? तो एसी हेतु एक्सी बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 गुणे 3.14 पाई का मान, गुणे अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है तो एफ का मान 50, गुणे मान लीजिए संधारित्र की धारिता जो है 10 है, 5 है, 2 है, फैराड कुछ भी है, इस टाइप से है। तो अगर 2 फैराड है, 3 फैराड है, कुछ भी है, तो यहाँ 3 मान लीजिए रख दिया। तो आप देखेंगे 3 दूना 6, तिरिक 18, 25 90, करीब 1/900, नियर अबाउट कितना आ रहा? 1/900। ऐसे एक अंदाजा से हम लोग ले रहे हैं कि ऐसे ऐसे अगर मान रख लिया जाए। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 है, तो नियर अबाउट बेटा 1/900 समथिंग कुछ आएगा। तो देखिए ना अवरोध कितना कम, बहुत कम आ रहा। ये कितना आ रहा? बहुत कम आ रहा। 1 में 900 से 1000 से भाग दे देंगे तो ऐसे देख रहे हैं अवरोध बहुत कम, यानी एसी हेतु, एसी पर आपका संधारित्र बहुत कम प्रतिघात या बहुत कम अवरोध उत्पन्न करता है। एसी हेतु बहुत कम अवरोध उत्पन्न करता है। तो एसी को ये अपने अंदर से जाने देता है। लेकिन अगर डीसी की बात करें बेटा, तो डीसी हेतु क्या होता है? डीसी हेतु डीसी की फ्रीक्वेंसी या बराबर 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? उसमें कोई आवृत्ति नहीं होती है, तो डीसी की आवृत्ति 0। अब डीसी हेतु प्रतिघात एक्सी बराबर हो जाएगा इसी फार्मूले से 1/2 पाई गुणे एफ का मान, ये एफ का मान 0 और गुणे सी बराबर, नीचे गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, बराबर अनंत आ जाएगा। बराबर क्या आ गया? अनंत ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, अनंत ओम का अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए संधारित्र जो है डीसी के लिए अनंत ओम का अवरोध उत्पन्न करता है और एसी को अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है, एकदम चालक की तरह से काम करता है। उसके रास्ते में बहुत कम रुकावट पैदा करता है, बहुत कम अवरोध पैदा करता है, जस्ट लाइक कंडक्टर काम करता है। तो इसीलिए जो है जब भी आपको बेटा प्रवर्धक सर्किट बनाना होगा, एम्पलीफायर सर्किट बनाना होगा, तो उसमें एक वाइसिंग के लिए आपको बैटरी चाहिए, VCC कहेंगे ऐसे, और एक जो है बेटा ये संधारित्र चाहिए, और एक ये रेजिस्टेंस चाहिए, और साथ में एक ट्रांजिस्टर चाहिए। तो अगर आपसे कहता है कि भाई ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में परिपथ बनाना है तो क्या क्या आवश्यक है, मटेरियल या सामग्री क्या क्या लगेगी, तो आप कहेंगे एक वाइसिंग के लिए वोल्टेज चाहिए, बैटरी चाहिए, दूसर का कैपेसिटर चाहिए, तीसर का प्रतिरोध चाहिए। अब प्रतिरोध क्या काम करता है बेटा? तो आप लोगों को बताया गया कि रेजिस्टेंस जो है वाइसिंग का वोल्टेज निर्धारित करता है। जैसे आप लोग पंखे में रेगुलेटर लगाते हैं तो आप 1 नंबर पर चलाते हैं तो स्पीड आपको बहुत कम मिलती है, 2 नंबर पर चलाते हैं तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिलती है। हमारा रेगुलेटर क्या करता है? रेजिस्टेंस है, अंदर क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
ऐसे, ये मान लीजिए कि बेटा आपका पंखा है, ये पंखा है, तो इस पंखे में जब सप्लाई हमारे इस रेगुलेटर से जाती है तो यहाँ पर तमाम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ऐसे। नंबर 2 वाला रेजिस्टेंस थोड़ा छोटा है, नंबर 3 वाला और छोटा है, नंबर 4 वाला और छोटा है, और नंबर 5 वाला डायरेक्ट। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यही हम लोग स्विच, ये रोटरी स्विच से ऐसे घुमाते हैं, इसी को घुमाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर लगाते हैं, तो जो सप्लाई आती है वो यहाँ आती है। हमारा पहले सप्लाई जो है इनपुट यहाँ लेगी और यहाँ से कनेक्ट करेंगे 1 नंबर से, तो ये यहाँ से सप्लाई होते हुए आपके फैन में जाएगी, इस फैन में जाएगी, तो क्या होगा, ये जो है बेटा V बराबर IR से, V बराबर, हाँ इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसमें से जो धारा जाएगी वो जो है V बराबर IR से ये रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज खा जाएगा, इतना वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, तो हमारे फैन को जो है वोल्टेज कम मिलेगा। फैन भी हमारी एक मोटर है सिंगल फेज की, तो हमारी जो है मोटर धीरे धीरे चलेगी। घर में रोज़ देखते होंगे वोल्टेज कम हो गया तो पंखा बल्ब सब डीम जलता है और धीरे धीरे चलेगा, टुल्लू पानी नहीं उठाएगा। वोल्टेज हाई हो जाता है तो स्पीड सबकी बढ़ जाती है, खुद देखते हैं। तो वही काम हम लोग अब यहाँ ऑटोमेटिक जानबूझकर कराते हैं, ठीक है ना, वो तो स्वतः होता है घर में अपने आप। तो जहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है वोल्टेज का, वहाँ लोग जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग यानी जस्ट लाइक एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उससे अपना वोल्टेज स्थिर लेते हैं। ऐसे ये भी वोल्टतापात करता है, यानी वोल्टेज को निर्धारित करता है। अब मान लीजिए कि ये बेटा जो है 40 वोल्ट कम कर दिया तो 220 में से 40 वोल्ट घट जाएगा, तो 180 वोल्ट आपकी मोटर को मिल रहा, तो धीरे धीरे चलेगी। फिर ई वाला जो है मान लीजिए 30 वोल्ट घटाएगा तो 190 वोल्ट मिलेगा। ई वाला जो है 40 वोल्ट या ऐसे माने और कम कर देगा, 20 वोल्ट घटाएगा तो 200 मिलने लगेगा। फिर ए वाला जो है मान लीजिए कि 10 वोल्ट या 5 वोल्ट घटाएगा तो आपका 220 सप्लाई आ रही है, उसमें से 10 वोल्ट घट गया तो 210 मिलने लगा। और फिर यहाँ पर जो है 5वें नंबर पर डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, तो ये सीधे सप्लाई ऐसे होके ऐसे जाने लगती है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, वोल्टेज को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग रेजिस्टेंस लगाए R1, RC, R2, RE, ये क्या करेगा, इनकी यहाँ की वोल्टता को निर्धारित करेगा। जो हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बना रहे हैं उनकी वोल्टेज को निर्धारित करेगा कि भाई 3 वोल्ट फॉरवर्ड बायस में देना है कि 5 वोल्ट देना है। और जो भी वोल्टता देनी है बेटा वो फिक्स वोल्टता देनी है, वोल्टेज में फिर उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव होता है तो आपका बल्ब जो है लुकलुपाने लगता है, पंखा स्लो फास्ट होने लगता है। इसलिए वोल्टेज स्थिर चाहिए, वोल्टेज में उतार चढ़ाव बहुत नॉमिनल है, 5%, 3% ऐसे है, जैसी भी आपकी डिवाइसेस हैं वैसे है। तो इसमें वोल्टेज में उतार चढ़ाव एकदम नहीं होना चाहिए, इसलिए फिक्स वोल्टेज आपके जितना भी ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी है, क्षमता, उस हिसाब से आप वोल्टेज को निर्धारित करेंगे। तो जैसे यहाँ वोल्टेज को आप निर्धारित कर रहे हो, कम ज़्यादा कर रहे हो रेजिस्टेंस लगा के, वैसे ही ये भी रेजिस्टेंस R1 और R2 और ये RE, RC ये सब भी क्या करेंगे, आपके वाइसिंग के वोल्टेज को फिक्स करेंगे, निर्धारित करेंगे, ठीक है ना बेटा। और जो ये वाले हैं कंडेंसर या कैपेसिटर जो लगाए हुए हैं, ये सारे कैपेसिटर जो है उस वायस को स्थिरता प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं कि भाई 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट प्रॉपर मेंटेन रहे, घटे बढ़े ना। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से वो काम करेगा, क्योंकि AC को अपने अंदर से जाने देगा संधारित्र और DC को जाने नहीं देगा, रोक देगा, अनंत ओम का प्रतिरोध लगा देगा, अवरोध लगा देगा। तो अब क्या होगा, इसकी वाइसिंग हमारे बेस की बनी रहे। जो भी यहाँ से आप इनपुट AC देंगे, यहाँ से इनपुट वीक AC दे रहे हैं ऐसे, तो इधर से बेटा आप प्रवर्धित AC लेंगे, बड़े आयाम की AC ऐसे मान लीजिए ले रहे हैं, रिवर्स में मिलेगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे प्रवर्धित करके ले, बढ़ा हुआ मान लेंगे। यहाँ कमजोर सिग्नल डाल रहे हैं, यहाँ प्रवर्धित सिग्नल ले रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर हमारा जो है डीसी भी चला जाए, अगर ये संधारित्र नहीं लगाएंगे तो वाइसिंग वाली डीसी भी एसी के साथ मिलकर इधर चली जाएगी, तो हमारा जो डीसी का जो वोल्टेज है वो प्रभावित होने लगेगा। वाइसिंग वाला वोल्टेज फिर स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे ही ये भी रोकेगा, ऐसे ही ये भी रोकता है। इस तरह से हमारे एमीटर की, बेस की और कलेक्टर की जो है वाइसिंग की स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। और रेजिस्टेंस जो है उस वोल्टेज को कितना देना है बेटा, वो सेट करने के लिए हम रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। अब जो है यहाँ पर जो प्रश्न है कि धारिता या बाईपास, तो ये वाला आपका बाईपास संधारित्र, यही वाला बाईपास, यही बाईपास कंडेंसर, इसी की बात कर रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास, तो यही है एमीटर कैपेसिटर और ये बाईपास किया। ये देखिए ना, ऐसे श्रेणी में नहीं लगा बल्कि किस में लगा, समांतर में लगा हुआ। यानी एमीटर की धारा जो निकलेगी बेटा वो ऐसे आएगी, तो एसी यहाँ से बेटा एसी चली जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस रास्ते से एसी बाईपास हो जाएगा। अभी आपने कहा ना कि एसी पर बहुत कम अवरोध उत्पन्न करता है, ये लिखा हुआ है एसी पर बहुत कम ये अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए एसी को इधर जाने देगा और डीसी को ये क्या करेगा, अनंत ओम का लगा देगा अवरोध। तो इस रास्ते से अब डीसी बाईपास नहीं हो पाएगा, अब डीसी यहीं रुक जाएगी। अब वो मजबूरी में डीसी इस रेजिस्टेंस से होकर ही जाएगी, ठीक है ना। तो डीसी इस रेजिस्टेंस से ही होकर चलेगी, जबकि एसी यहाँ से बाईपास हो जाएगी, ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी। तो इस तरह से जो आउटपुट में हमें एसी मिलेगी, वो एसी क्या होगा, उसका जो है वोल्टेज लॉस नहीं होगा, वोल्टता पात नहीं होगा। अगर एसी भी बेटा इसको हम लोग न लगावें, यहाँ से सर्किट हटा दें, तो हमारी सारी एसी भी इसी रास्ते से आएगी और इस रेजिस्टेंस के कारण V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से बेटा, ये जो लिखा है V बराबर आई आर से, ये रेजिस्टेंस जो है उस एसी का भी वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, वोल्टेज खा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो आउटपुट हमें प्रवर्धित एसी मिलनी है उसका वोल्टेज जो है घट जाएगा, ठीक है ना। तो यही प्रश्न था कि क्यों जो है बाईपास संधारित्र सीई का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि हमारा जो एसी है उसे ये जो है कम अवरोध उत्पन्न करेगा और सारी एसी प्रवर्धित वाली एसी जो है इधर हमें मिलेगी, उसमें वोल्टता पात नहीं होगा, फुल वोल्टेज की मिलेगी। और अगर इसे बाईपास संधारित्र को न लगाया जाए तो सारी जो है एसी इसी रास्ते से गुजरेगी, जो कि एमीटर के रेजिस्टेंस RE के कारण जो है इस फार्मूले से वोल्टेज पात हो जाएगा। यह वोल्टता पात या वोल्टेज ड्रॉप करेगा बेटा, इसी को वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। तो इस फार्मूले से ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा और इधर जो हमें आउटपुट एसी मिलना है उसका वोल्टेज घट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वोल्टेज न घटने पावे, अच्छा वोल्टेज हमें मिले आउटपुट में, इसलिए जो है बाईपास संधारित्र सीई का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।